अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमने चैप्टर करना है, चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं यूनिट 14 की चॉइस ऑफ प्रोफेशन। तो चॉइस ऑफ प्रोफेशन इसकी हमने ट्रांसलेशन कर ली थी और इसकी आज हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके प्री रीडिंग क्वेश्चन, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन, ये सारा कुछ करते हैं। उससे पहले वोकेबलरी है, वोकेबलरी कर लेते हैं। सिक्योरिटी किसको कहते हैं? तहफ़्फ़ुज़ को कहते हैं, सेफ्टी को कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? प्रोटेक्शन है, स्टेबिलिटी है, सेफगार्ड है, सेफ्टी है। उसके बाद है न्यूमरस। न्यूमरस का क्या मतलब है? मैनी, मल्टीपल, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, मैनी। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ किसको कहते हैं? मौके को कहते हैं। प्रॉस्पेक्ट्स, चांसेस, ओपनिंग्स, पॉसिबिलिटीज़। टर्शियरी एजुकेशन क्या होता है? थर्ड एंड ऑर्डर आर लेवल। थर्ड लेवल, एडवांस, हायर एजुकेशन या पोस्ट सेकेंडरी। उसके बाद क्या है? मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, स्टिमुलेटेड, ठीक है, या फिर आगे भी लिखे हुए हैं ड्रिवन, एंथुसियास्टिक, डेडिकेटेड, कंपेल्ड। उसके बाद है एंथुसियास्टिक, सेम तरह का ही लफ्ज है। पैशनेट, ईगर, एक्साइटेड, जीलस, फर्वेंट। पोटेंशियल किसको कहते हैं? लेटेंट, पॉसिबल, प्रोस्पेक्टिव, लाइकली, प्रॉमिसिंग। एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा, ह्यूज। कंप्रीहेंसिव, ब्रॉड, वाइड रेंज, एक्सपेंसिव, थॉरो। कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, ठीक है। प्लेज, ऑब्लिगेशन, प्रॉमिस। उसके बाद क्या है? गेन, हासिल करना, अचीव। एडवांटेज, बेनिफिट, प्रॉफिट, एक्विजिशन एंड अकम्प्लिशमेंट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन जरा। प्री रीडिंग क्वेश्चंस है। प्री रीडिंग क्वेश्चन क्या है? थिंक अबाउट दैट व्हाट यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप। आप क्या बनेंगे? अब मेरा इंटरेस्ट जो है वो ट्रेवलिंग में है, ठीक है। मैं क्या बनना चाहता हूँ? आई वांट टू बी अ ट्रेवलर व्हेन आई ग्रो अप। जब मैं बड़ा होना चाहता हूँ तो मैं एक ट्रेवलर बनना चाहता हूँ, सयाह बनना चाहता हूँ। उसके बाद है नेम एनी थ्री प्रोफेशन यू ऑफ योर चॉइस। ट्रेवल फोटोग्राफर, आई वुड लव टू कैप्चर द ब्यूटी एंड डिफरेंट कल्चर्स, लैंडस्केप्स एंड मोमेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड थ्रू माई लेंस, कि मैं फोटोग्राफी करूंगा। उसके बाद ट्रेवल राइटर, आई वुड इंजॉय शेयरिंग माई ट्रेवल एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज एंड इंसाइट्स विद अदर्स थ्रू राइटिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और बुक। जाहिर सी बात है कि उसी चीज के बारे में वही बंदा किसी चीज के बारे में लिख सकता है जिसको उस चीज का पता हो। कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता क्या है? ट्रेवलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप कहीं निकलते हैं, आप अगर एक ही इलाके में रहते हैं तो आपको एक ही तरह के लोगों की थिंकिंग फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। लेकिन अगर आप ट्रेवलिंग करते हैं तो आप मुख्तलिफ कल्चर्स में जाके देखते हैं कि हम क्या हैं, लोग कितना समझते हैं, अबव थिंकिंग क्या है, डाउन थिंकिंग क्या है, लो थिंकिंग क्या है, एवरेज क्या है, हम कहाँ हैं, हमें किधर होना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ कल्चर में बैठ के आप सीखते हैं। तो क्या है? आई वुड बी फैसिनेटेड टू स्टडी एंड लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड वेज ऑफ लाइफ एंड शेयर माई नॉलेज विद द अदर्स। जो ट्रेवलर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी बात पर रिजिड नहीं होता, उसे पता होता है डिफरेंट कल्चर में जाके कैसे रहना है। अब फॉर एग्जांपल, अब हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारे घर में लाश पड़ी हो और हम ढोल बजाएं, उस पर जश्न मनाएं। लेकिन आप में से अगर कोई ट्रेवलर है, अगर आप कभी चित्राल गए हों, उसमें एक कैलाश वैली है। कैलाश लोग क्या करते हैं? जब उनके किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। अगर कोई औरत हो तो उसके खूबसूरती के नगमे गाते हैं, अगर कोई मर्द हो तो उसकी बहादुरी के नगमे गाते हैं। अब ये चीज आपको क्या बनाती है? अब ये ऐसी चीज है, जब डिफरेंट चीजें आप देख के आते हैं तो बहुत बड़ी चीज भी आपको सरप्राइज नहीं करती, ठीक है। तो आगे देखते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन। व्हाट स्किल्स आर नीडेड टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, ठीक है। कौन कौन सी ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मेंटल सेटिस्फेक्शन, सबसे पहले तो आपका दिमाग मुतमईन होना चाहिए जो भी चीज काम आप करना चाहते रहे। चूजिंग अ प्रोफेशन दैट अलाइंस विद आवर इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, ठीक है, उसी चीज में जाएं जिसमें आपको दिलचस्पी हो। अब मैं फॉर एग्जांपल, मुझे मैथ से नफरत है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं मैथ से इस तरह डरता हूँ जैसे बच्चे बला से डरते हैं। तो मैं उसमें चला जाऊँ तो मैं क्या करूँगा? इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। उसके बाद आपने टैलेंट देखना है। कंसीडरिंग वंस नेचुरल एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स व्हेन सेलेक्टिंग अ प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद आपने टैलेंट भी देखना है, किस भी चीज़ में कितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद है प्रॉस्पेक्ट,
researching about the opportunities for the growth, promotion and salary increments in the particular profession. जो भी खास पेशा आप जिसका इंतखाब कर रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए उसमें आपकी तनख्वाह कितना होगी, क्या चांसेस हैं, ठीक है? आपको एक गेस होना चाहिए। उसके बाद क्या है? स्किल एंड कमिटमेंट, कंसीडरिंग द एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। उसके बाद क्या है? स्किल एंड कमिटमेंट। अब स्किल देखें, फॉर एग्जांपल आपको अगर टीचर पढ़ाते हैं, आपके बीसीयू टीचर होंगे, हर उसमें आपको तो कम से कम 5-7 टीचर पढ़ाते हैं हर साल में। देखिए टीचर क्या होता है, टीचर बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जो आपको बहुत कम टीचर ऐसे होते हैं जिनको स्टूडेंट आइडियलाइज़ करते हैं, बाकी जो होते हैं वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाना ही आते हैं। तो मेरे ख्याल में टीचर का ये काम नहीं है। तो टीचर क्या है, जैसे आजकल आप देखें आपको आईफ़ोन का अपडेटेड वर्ज़न चाहिए, सब लोगों को, ठीक है? आजकल अगर 16 चल रहा है, तो लोगों को वो अपडेटेड वर्ज़न चाहिए, लैपटॉप का सबको अपडेटेड वर्ज़न चाहिए। हमारे टीचर्स को भी यही चाहिए कि उनका भी अपडेटेड वर्ज़न हो। वो आजकल वो क्लास में उस तरह अथॉरिटेटिव अगर होने की कोशिश करते हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, ठीक है? तो वो नहीं है, इसको कमिटमेंट या हम स्किल नहीं कह सकते। टीचिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे रहना है, ताकि बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल लर्निंग हो और टीचर भी ओपन टू लर्न हो। ऐसा ना हो कि उसने उसके माइंड में जो बातें हैं बस वो जाके स्टूडेंट्स पे थोपे, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें बच्चे भी हमारे उनके पास भी ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद सैलरी, लोकेशन, वर्किंग आवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैलेंसिंग दीज़ फैक्टर विद ट्रैवल रिक्वायरमेंट एंड फैमिली लाइफ, ठीक है, कि आपने लाइफ में कितना फैमिली से दूर रहना है या आप किस फील्ड में जाएँगे तो आपको फैमिली को साथ रखने के मौके भी मिलते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज़ क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट एज स्टूडेंट्स डिसाइड टू चूज प्रोफेशन, ठीक है, किस उम्र के हिस्से में या किस एजुकेशन लेवल पे स्टूडेंट्स को अपने लिए प्रोफेशन चूज करना होता है। स्टूडेंट्स टिपिकली डिसाइड टू चूज अ प्रोफेशन व्हेन दे आर nearing द एंड ऑफ देयर स्टडीज, which is often, आफ्टन भी पढ़ा जाता है, इसे ऑफन भी पढ़ा जाता है, ये दोनों करेक्ट है। ड्यूरिंग देयर लेट टीन्स और अर्ली ट्वेंटीज, ठीक है, अगर आप देख लें तो यही यही टाइम होता है अर्ली ट्वेंटीज, या फिर जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जा रहे होते हैं आसान अल्फाज में। उसके बाद है elaborate on the factors which must be discussed before selecting a profession। कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक शोबे को चूज करने से पहले आपके जहन में होनी चाहिए। The factors that must be discussed before selecting a profession include mental satisfaction, आप ज़हनी तौर पे मुतमैन हो, टैलेंट और उसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, प्रॉस्पेक्ट्स, फिर आपने ये देखना है कि फ्यूचर में उसमें आपको क्या-क्या मिल सकता है। सैलरी और तनख्वाह कितना आपको मिलेगी, क्या आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी, लोकेशन, और फिर वो आपको जॉब अगर मिलेगी तो कैसी जगहों पे मिलेगी, एंड स्किल एंड कमिटमेंट। और उसके बाद आपके पास एक ऐसी महारत होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म आप उस चीज़ के साथ रहें तो आप बोर फील ना करें। Considering these factors helps individual to make informed decision and choose professions that align with their strengths, ठीक है? तो ये चीज़ें उनको क्या बनाती हैं? मजबूत बनाती हैं। इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल टैलेंट, ठीक है? नेचुरल टैलेंट रेफर्स टू अ पर्सन इनेट एबिलिटीज और एप्टीट्यूड दैट दे आर बोर्न विद, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इननेट का मतलब क्या है? इंटरनल। नेचुरल टैलेंट क्या है? इंटरनल। कि आप किस चीज़ में आप बैठे रहें तो आपको बोरियत फील नहीं होती, किस चीज़ में आप किस काम में आप क्रिएटिव होने की कोशिश करते हैं, वो आपका नेचुरल टैलेंट है। इट इज़ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, ठीक है, कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, फितरी अमल है, विदाउट नीडिंग टू लर्न और प्रैक्टिस इट एक्सटेंसिवली। ऐसी चीज़ कि आप उसको पढ़ें वो लंबे अरसे के लिए आपके माइंड में रह जाए। ऐसा ना हो कि आपको हर बार कहना पड़े भाई उठ जाओ अपना काम करो, उठ जाओ अपना काम करो। लेकिन जो नेचुरल टैलेंट होता है वो आपका इस तरीके से होता है कि किसी को आके आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, उठें भाई आपके काम का वक़्त हो गया है, ठीक है? या आपने ये काम करना है। नेचुरल टैलेंट जो होता है उसमें आप खुद इंटरेस्ट रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, हर दिन आपको लगता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। और है वी शुड कंसीडर सर्टेन फैक्टर्स बिफोर चूजिंग अ प्रोफेशन, डिस्कस, ठीक है? चूजिंग अ प्रोफेशन इज क्रूशियल डिसीजन दैट कैन इम्पैक्ट वंस इंटायर लाइफ, जाहिर सी बात है
जो आप प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहे हैं, वो आप 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते या साल के लिए नहीं कर रहे, उसी के साथ आपने ज़िंदगी गुज़ारनी है। कंसीडरिंग फैक्टर्स सच एज़ मेंटल सैटिस्फैक्शन, वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है? टैलेंट, प्रॉस्पेक्ट, सैलरी, लोकेशन एंड स्किल कमिटमेंट कैन help individuals make an informed decision by weighing these factors। इंडिविजुअल्स, हाँ, इन सब चीज़ों का वज़न करना चाहिए, इन सब चीज़ों को तोलना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इसको हम इग्नोर करें, ठीक है? कैन सिलेक्ट अ प्रोफेशन दैट अलाइन्स विद देयर स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट्स, वैल्यूज़, लीडिंग अ मोर फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल करियर, ठीक है? जो चीज़ आपको हैप्पी करियर की तरफ ले जाए। 5th है, skills and commitment play an important role in selection of a profession. How? Skills and commitments are essential for the success in any profession। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप डॉक्टर तो हैं लेकिन आप ऑपरेट नहीं कर सकते सही से, तो वो क्या करेंगे आप डॉक्टर बन के, ठीक है? When selecting a profession, individuals should consider the skill and education required for that profession। अब एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बन गए हैं तो बस आपने किताबें रट ली है, नहीं। इसका मतलब है कि उसके बाद लेटेस्ट आने वाले रिसर्चेस को भी आपने पढ़ते रहना है। आपको पता हो कि उस वक़्त दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत सारे अमराज़ ऐसे होंगे, डिज़ीज़ेज़ ऐसी होंगी जिनके पहले इलाज ऐसे लगता था कि पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन आज उन पे चीज़ें लिखी जा रही है। और एमबीबीएस करने के बाद भी बहुत सारे नए आर्टिकल्स आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाता है कि कोई नए टूल आ गए हैं ऑपरेट के लिए। तो आपने उसके लिए क्या रहना है, अपडेटेड रहना है। They should also be willing to commit to necessary training and education to acquire those skills। अगर नया नॉलेज आ गया है तो उसके लिए आपने ओपन टू लर्न रहना है, उसको सीखने में आपको कोई कतराहट महसूस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिकमिंग अ डॉक्टर रिक्वायर्स एन 8 ईयर एजुकेशनल कमिटमेंट। कि डॉक्टर बनने के लिए पहले तो आपको 8 साल चाहिए, ठीक है? 4-5 साल की एमबीबीएस, 4 साल की एमबीबीएस है, उसके बाद 3-4 साल की फिर क्या है, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है? इतने लग जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स एंड कमिटमेंट इन अ प्रोफेशनल सिलेक्शन। तो इसमें आपने फिर क्या करना है, आपने प्रोफेशनल रहना है और आपने उस चीज से उकताना नहीं है। उसके बाद है, व्हाट इज योर चॉइस ऑफ प्रोफेशन, डिस्कस इट इन डिटेल while focusing on your motives and selection of career। कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके बारे में बताएँ, तो मैंने अपने बारे में लिखा है, हर बंदा अपने बारे में लिख सकता है। एज़ अ ट्रैवलर, आई वुड चूज़ अ प्रोफेशन दैट अलाउज़ मी टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर। कि मैं दुनिया के कल्चर से देखना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। आई वुड कंसीडर अ करियर एज़ अ ट्रैवल राइटर और फोटोग्राफर, मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड इंस्पायर अदर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और मैं लोगों को भी इंस्पायर करना चाहता हूँ कि लोग भी निकलें। आई भी ट्रैवलिंग मैं इस वजह से कहता हूँ, ये मेरा एक तो शौक भी है, और उसके बाद ये जितनी भी आजकल रिसर्चेज़ आ रही हैं, रिसर्चेज़ ये बताती हैं कि ये जितने भी डिप्रेस्ड लोग हैं, ये इस वजह से हैं, ये एक ही लोकेशन पे रहते हैं मोस्टली। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी है कि वो लोग एनुअल अपने ट्रैवलिंग के लिए कुछ जाएँ, टूर पे जाएँ, फैमिली के साथ जाएँ, दोस्तों के साथ जाएँ, ट्रैवलिंग के लिए ज़रूर जाएँ, ठीक है? लोकेशन चेंज करें ताकि आप एक न्यू सीनरी देखें, आप एक नई दुनिया देखें। ऐसा ना हो कि ऑफ़िस में बैठे हैं। यादें बनाएँ अपनी लाइफ़ की। जो लोग यादें नहीं बनाते, जो नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत तेज़ गुज़रती है, ठीक है? अगर आप सुबह उठते हैं, बच्चों के साथ आधा घंटा खेलते हैं, फिर आप जॉब पे जाते हैं, शाम को आते हैं, अगर आप खाना खा के सो जाते हैं, दोबारा फिर यही रूटीन। तो इससे तो इसमें इंग्लिश में एक कोटेशन भी है कि डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट लाइफ। ऐसा नहीं है कि एक ही साल 75 बार गुज़ारो और उसे लाइफ कहो। कि आपका हर साल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है? तो आई बिलीव दैट this profession would provide me with the freedom to travel and learn about new cultures while also allowing me to share my passion with the others। और दूसरों के साथ भी वही तो मैं जो कह रहा था कि जो नॉर्मल रूटीन में लोग रहते हैं उनकी लाइफ बड़ी तेज होती है। आप देखें, आप किसी भी दिन दोस्तों के साथ लगें, गप लगाएँ, चाय पे बैठें, आप किसी दोस्त के साथ ट्रैवलिंग पे चले जाएँ, तो जो लोग नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, उनकी लाइफ बड़ी तेज़ गुज़र रही होती है, बड़ी तेज़ गुज़र रही होती है। जो लोग अपने दोस्तों के लिए इधर-उधर ज़िंदगी के मामलात के लिए
नॉर्मल रूटीन जिसकी ना हो, पूरा साल एक ही रूटीन ना हो, जो टाइम निकालता रहता हो दोस्तों के लिए, वो अपनी लाइफ बड़ी स्लो गुजारता है, वो अपनी ज़िंदगी की स्पीड को रोक के रखता है, ठीक है? और उसके पास मेमोरीज़ होती हैं, उसके पास यादें होती हैं। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज़ अहमद थिंकिंग अबाउट? प्रोफेशन टू चूज, ठीक है, वो देख रहा था कि क्या चूज करना है। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर टू कंसीडर व्हाइल चूजिंग अ प्रोफेशन? मेंटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सबसे पहले मेंटल सेटिस्फेक्शन है, उसके बाद बाकी चीजें। व्हाट इज मेंट बाय प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है, उसके बाद क्या, इंक्रीमेंट, कि सैलरी में आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। अच्छा, आगे है इंटोनेशन। इंटोनेशन कहते हैं किसको, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, इस स्ट्रेस को कहते हैं। जब आप कुछ सेंटेंस बोलते हैं तो किसी भी वर्ड पे आप कितना स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये एग्जांपल्स के साथ भी बताऊंगा, आपको लाइफ टाइम एग्जांपल के साथ भी मैं आपको बताता हूँ। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू योर पार्टनर, लेइंग स्ट्रेस ऑन द syllables वर्ड दैट आर इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे इसने हमें कैपिटल लेटर में कह दिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वाज सो डार्क दैट वी कुडंट सी आवर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ आवर फेसेस, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे सी पे है फोकस, इंटोनेशन, स्ट्रेस, और यहाँ सो पे। अब मैं इसको इस तरह भी पढ़ सकता हूँ, इट वाज सो डार्क दैट वी कुडंट सी आवर हैंड इन द फ्रंट ऑफ आवर फेसेस, ठीक है। पहले भी मैंने इसी सेंटेंस को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे इसने हमें क्या कहा हुआ है, स्ट्रेस का कहा हुआ है, तो आपने उसी बात पे स्ट्रेस देना है। मैं आपकी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। एक सिचुएशन सपोज कर लेते हैं कि आप तीन दोस्त खड़े हुए हैं और तीनों में कोई ना कोई ताना बाना चल रहा है, कोई नोक जोक चल रही है, ठीक है। आपका एक दोस्त गुस्सा हो जाता है, तो आप उस दोस्त को कहते हैं ही इज माई फ्रेंड। अब फ्रेंड पे क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। आप इसी तरह ये भी कह सकते हैं ही इज माई फ्रेंड। अब इज पे भी आपने कह दिया, तो जिस चीज पे आप स्ट्रेस देते हैं उसको लिंग्विस्टिक की जबान में इंटोनेशन कहते हैं। सिंपल इज दैट। डू यू विजिट योर सिक ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली एवरी वीक, ठीक है। देखिए रेगुलरली पे और वीक पे, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता था कि डू यू विजिट योर सिक ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अगर सिक पे होता तो बात कुछ और थी, अगर रेगुलरली और वीक पे आ गया तो बात कुछ और है। सिंपल कि किस बात पे हम जोर देते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटोनेशन पैटर्न। आई एम सो सॉरी बट आई जस्ट कैन गो आउट विद यू नाउ, ठीक है, कि मैं इस वलम में आपके साथ नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मजीद एक्सप्लेन किया जाए। अब आगे आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप 9th से पढ़ रहे होंगे, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आया हुआ है। तो ये बहुत ही इजी चीज है, इसको जरा आज समझने की कोशिश करते हैं एक आसान पैटर्न के थ्रू। देखें पार्टिसिपल, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टिसिपल होता क्या है। इससे भी पहले मैं आपको बताता चलूं वर्बल्स क्या होता है। वर्बल, ठीक है, वर्बल क्या होता है। देखें, वर्ब से निकला है वर्बल। इसी तरह मैं देखता आगे वर्ड लिख रहा हूं, जैसे डिजिट से क्या निकला है, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल। इसी तरह मैं एक और वर्ड लिख देता हूं, इमोशन। इमोशन से क्या निकला है, इमोशनल, ठीक है। जैसे इमोशन से इमोशनल मिल के बना है, जैसे डिजिट से डिजिटल मिल के बना है, इसी तरह वर्ब से मिल के बना है वर्बल, ठीक है। ये टाइप ऑफ वर्ब्स है, ये टाइप ऑफ वर्ब्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, वर्बल्स। और वर्बल की कितनी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। वर्बल कौन कौन से होते हैं, एक तो पार्टिसिपल होते हैं, और दूसरा जेरेंड्स होते हैं, और तीसरा इन्फिनिटिव होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको ये कहते हैं कि ये क्या है, वर्बल्स है। इनको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वर्बल्स है। तो कभी भी इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना, अगर वर्बल आ जाए तो पार्टिसिपल भी हमारे पास वर्बल है, जेरेंड भी वर्बल है, और इसी तरह इन्फिनिटिव भी हमारे पास वर्बल है। और फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है। इसका जो पार्टिसिपल है ये आगे हम पढ़ते हैं, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। जो जेरेंड है ये नाउन की जगह यूज होता है, इसका भी हम आगे पढ़ते हैं। इन्फिनिटिव क्या है, जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, जैसे मैं कहता हूँ टू गो,
ठीक है। तो वर्बल, ये वर्बल की कितनी टाइप्स हैं? 3। इनको क्या कहते हैं? वर्बल। ये हमेशा याद रखना है, इस चीज को नहीं भूलना। ये क्या है? टाइप्स ऑफ वर्बल है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो एक ये हम वर्बल पढ़ रहे हैं, कौन सा वर्बल पढ़ रहे हैं हम? पार्टिसिपल। Participle in the lesson choosing a profession, the word choosing has combined characteristics of verb and adjective. इस choosing में क्या है? इसमें verb की खूबियां भी हैं और adjective की भी। कैसे? आप देखते हैं आगे। Such word which are formed by adding ing to the first form of verb are called participles. ठीक है। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक बात याद रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है इसके साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, और इसी तरह जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हम क्या? ईडी ऐड करते हैं। जिनमें ईडी ऐड नहीं होता उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम उसका पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। द वर्ड पार्टिसिपल कम्स फ्रॉम क्लासिकल लैटिन पार्टिसिपियम। ठीक है। फ्रॉम पार्टिसेप्स शेयरिंग पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या है? कि एक दूसरे के साथ शेयरिंग करना। बिकॉज इट शेयर्स सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है। वो था तो वर्ब, उसमें हमने कुछ ऐसी चीजें मिला दी कि उसके बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो कभी कभी वर्ब का फंक्शन करता है, कभी एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, कभी एडवर्ब का फंक्शन करता है। Present participles can be used as adjective as part of participial phrase. जाहिर सी बात है, जिस फ्रेज में पार्टिसिपल आ गया तो वो पार्टिसिपल फ्रेज होगा। फ्रेज को भी हम हमेशा वही नाम देते होते हैं जो चीज़ उसमें डोमिनेंट होती है। अगर नाउन है तो उसे हम नाउन फ्रेज कह देते हैं, अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज कह देते हैं। एंड टू फॉर्म कंटिन्यूअस वर्ब टेंसेस फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब देखें बेस फॉर्म हमारे पास क्या है? बेस फॉर्म हमारे पास क्या है? स्नीज। अब हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनाएंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका बनेगा स्नीजिंग। जब आप आईएनजी ऐड कर देते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए चीजें याद रखें कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक तो कंटिन्यूटी शो करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज आप ऐड कर लें, या तो फिर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है, या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। अब ये जो कंटिन्यूटी है, जब आईएनजी फॉर्म लगी होगी, कंटिन्यूटी वो पास्ट में भी हो सकती है, वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो फ्यूचर में भी हो सकती है। ठीक है। तो कंटिन्यूटी या तो शो करता है, या तो कंटिन्यूअस टेंस में आता है, या फिर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। तो ये दो चीजें आपने इसकी याद रखनी है। आगे हम इसको एक्सप्लेनेटरी पढ़ते हैं। तो ये पार्टिसिपल के लिए ये चीज याद रखनी है, या तो ये कंटिन्यूटी शो करता है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ आया हुआ है तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अगर इसी तरह किसी नाउन के साथ लगा हुआ है तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। तो कंटिन्यूटी होपफुली क्लियर हो गया होगा। एडजेक्टिव भी आगे हम पढ़ते हैं इसको। उसके बाद देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑफ्टन यूज्ड व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस एन एक्टिव एक्शन। ठीक है। उस वक्त यूज होता है जब हम एक्टिव एक्शन की कंटिन्यूसली कैसे हम शो करते हैं, ही इज वर्किंग, ही वाज वर्किंग, ही विल बी वर्किंग। एक्टिव एक्शन की हम बात कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है। इन इंग्लिश वी ऐड आईएनजी टू इन्फिनेटिव ऑफ वर्ब। ठीक है। आईएनजी टू इन्फिनेटिव ऑफ वर्ब। ठीक है। वर्ब के साथ हम क्या कर देते हैं? आईएनजी। अब देखें यूज ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ कहाँ यूज होता है आगे इसने दिखाया हुआ है, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है। या तो कंटिन्यूअस टेंस में। देखें ही इज रीडिंग अ बुक, ही वाज रीडिंग अ बुक, सेम वही चीज जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूटी शो कर रहा है एज आर एम के साथ। अब ये क्या है? जेरेंट। ठीक है। ये क्या है? जेरेंट। जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं ये तीनों इनने इधर दे दी हैं। जेरेंट। रीडिंग बुक्स इज फन। रीडिंग बुक्स इज फन। देखें अब रीडिंग बुक्स, तो यहां पे ये एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है। एज अ नाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पे मुझे इसमें गड़बड़ नजर आ रही है थोड़ी सी। रीडिंग बुक्स इज अ फन। हाँ ठीक है। तो ये जेरेंट भी हो सकता है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल भी है क्योंकि बुक्स के साथ लिखा हुआ है। नहीं, बुक्स इस चीज के बारे में क्या कर रही हैं? एक्सप्लेन कर रही है। दोबारा सुने इस बात को।
जेरेंट जो है ये क्या होता है, एज अ नाउन यूज होता है। रीडिंग, कौन सी रीडिंग, बुक्स की, ये बुक्स उसके बारे में बता रही है एज अ फन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जेरेंट है। अब देखें, ही लाइक्स रीडिंग बुक, वही चीज आ गई। अगर वो सब्जेक्ट की जगह है तो वो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक है जेरेंडी, वो सब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया तो वो ऑब्जेक्ट है, रहेगा जेरेंडी। क्यों? क्योंकि अगर जेरेंड हम नाउन की जगह यूज करते हैं तो नाउन के कितने यूजेस होते हैं हमारे पास, या तो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। वर्ब से पहले आ गया तो वो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ गया तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी दो टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब देखें, लुक एट द रीडिंग बॉय। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव है? तो मैं आपको हमेशा यही कहता होता हूँ कि एक बात याद रखें, जब वही चीज नाउन के साथ लगी हुई है तो वो एडजेक्टिव है। देखें, लुक एट द बॉय, मैं कहता हूँ लुक एट द बॉय, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब मैंने कह दिया लुक एट द रीडिंग बॉय, जब ये रीडिंग हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, रीडिंग हमें बॉय के बारे में बता रहा है, तो ये फिर एडजेक्टिव हो गया, पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। इसी तरह, ही केम रीडिंग अराउंड द कॉर्नर, दोबारा वही चीज। ठीक है, ही केम रीडिंग अराउंड, ठीक है, वो ये काम करते हुए आया। ठीक है, ही केम रीडिंग, वो पढ़ते हुए आया। रीडिंग किस चीज के बारे में बता रहा है, ही चीज कि वो किस पोजीशन में आया। इसी तरह, ही सैट, वो बैठा, रीडिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, ही सैट रीडिंग इन द कॉर्नर, तो ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है, और यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। आई सा हिम रीडिंग, ठीक है, आई सा हिम, तो ये देखें, इधर भी रीडिंग किस चीज के बारे में बता रहा है, हिम के बारे में बता रहा है। हिम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, और यही दोबारा रीडिंग उसी चीज के बारे में बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पार्टिसिपल है। कोई भी चीज अगर आपको लगता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, वैसे ये आप 9 से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर फिर भी नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा इस बात को सुन लें। अब दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब आप फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, हमने आईएनजी लगाया, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ईडी ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप ईडी ऐड कर देते हैं। लेकिन जिनका अगर नहीं होता, जिनका सबके साथ तो ईडी हम नहीं लगा सकते ना, उनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब राइट की ईडी हम ऐड नहीं कर सकते, राइट का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा, रिटन होगा। ठीक है, अब रिटन को के बारे में एक बात याद रखें, रिटन क्या शो करता है, या तो ये परफेक्शन, ठीक है, या तो ये परफेक्शन शो करता है या कंप्लीशन। ठीक है, या तो परफेक्शन शो करता है, परफेक्शन मैंने क्यों लिखा है, ये परफेक्ट टेंस से निकला है। ठीक है, इसको आसान करने के लिए मैं परफेक्ट टेंस लिख देता हूँ, या तो ये परफेक्ट टेंस को फॉलो करता है या परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है, या फिर ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, या फिर ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, या फिर इसका दूसरा तीसरा इस्तेमाल, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे भी आ जाए वो हमारे पास क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब आगे देखते हैं इसी को, किसमें यूज होता है, परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ही हैज फॉरगॉटन। अब परफेक्ट का हमें कैसे पता चलेगा, परफेक्ट किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर हैज हैव के साथ आया तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड के साथ आया तो पास्ट परफेक्ट है, विल हैव के साथ, शैल हैव के साथ आया तो फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, ही हैज फॉरगॉटन द पेंसिल, देखें इधर हैड आ गया है। ठीक है, अब देखें पैसिव वॉइस है, हाउस इज बिल्ट। ठीक है, एज आर एम के साथ आईएनजी आता है, या फिर अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है, द हाउस वाज बिल्ट। इसी तरह पार्टिसिपल को देखें, लुक एट द वाश्ड कार। अब देखें, कार तो है हमारे पास, ठीक है, वाश्ड किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में, धुली हुई पोजीशन में है वो, पोजीशन में। अगर मैं इसी तरह लिखता हूँ, लुक एट द बैड कार, बैड क्या है, एडजेक्टिव है, लुक एट द गुड कार, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह कार के बारे में जो चीज भी बता रही होगी वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इसी तरह वास्ट क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब आगे देखें, द कार वाश्ड येस्टरडे इज ब्लू। ठीक है, द कार वाश्ड येस्टरडे इज ब्लू, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया,
पास्ट पार्टिसिपल, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने माइंड में रखनी है। ही हैड हिज कार वॉश्ड, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये उसके यूज है। कहीं पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। जी, तो नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द बॉक्स। ब्रीथ, बर्न, फॉलो, मूव, रन, वॉच। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वॉच है ये कहीं पे यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे ये सेट हो सकता है तो काइंडली कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। वन इवनिंग आई वॉज वॉकिंग होम एंड आई स्टार्टेड टू फील वेरी नर्वस। मैं एक दिन घर आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, नर्वस था। आई वॉज वॉकिंग डाउन अ वेरी डार्क स्ट्रीट, मैं बहुत ही तारीक गली से आ रहा था। एंड आई कुड फील आई वॉजंट अलोन, और मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। आई कुड फील समवन फॉलोइंग मी, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। एंड आई वाज श्योर, और मुझे यकीन था, आई कुड हियर देयर फुटस्टेप्स, और मैं उनके कदमों की चाप भी सुन सकता था। आई मूव्ड फास्टली, मैं थोड़ा सा तेज चला। आई स्टॉप्ड एंड लिसन्ड केयरफुली, फिर मैं रुका और फिर मैंने एहतियात से सुना। यस देयर इट वाज, हाँ ये कुछ था। आई कुड हियर समवन ब्रीदिंग लाउडली, और मुझे ऐसा लगा कि कोई जोर से सांस ले रहा है। एंड स्मेल देयर सिगरेट बर्न, और मुझे ऐसा लगा कि सिगरेट की स्मेल भी है, उन्होंने सिगरेट सुलगाई हुई है। आई टर्न राउंड क्विकली, मैं मुड़ा एंड सा समथिंग रनिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माई आई, और मुझे ऐसा लगा कोई भी चीज मेरी आंखों से ओझल हो रही है। देन बैंग, फिर क्या हुआ, कोई धमाका हुआ। बैंग किसके लिए, धमाके के लिए, कोई बात यूज हो, कोई आवाज के लिए। द लास्ट थिंग आई रिमेम्बर इज दैट आई हर्ड द साउंड ऑफ फीट मूविंग अवे, फिर मुझे वो याद है कि कोई चीज जैसे दूर जा रही हो। एंड देन आई वोक अप, और फिर मैं जागा। एंड आई फाउंड माई सेल्फ लाइंग इन दिस हॉस्पिटल बेड, और फिर मुझे पता चला कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे हूँ। ये सारी स्टोरी है कि उसके साथ क्या हुआ, वो बेहोश हुआ होगा या वट एवर। तो ये ब्लैंक्स इस तरह से मैंने फिल की है। तो आपको लगता हो चेंज हो सकती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। ओके, उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एन एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल। हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग, ठीक है, एडजेक्टिव क्या आएगा, टैटर्ड कोट आएगा। इसी तरह उसके बाद क्या है, अ स्टोन गैदर्स अ रोलिंग स्टोन, ठीक है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। उसके बाद है अ अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, अ लास्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद है ही केप्ट मी वेटिंग, शी लुक्ड वरीड, बीइंग occupied with work, occupied का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी काम में मसरूफ़ होना। I couldn't meet them, मैं काम में इतना मसरूफ़ था तो उनसे नहीं मिल सका। उसके बाद है punctuate the given lines, oh not a big deal, ठीक है, oh not a big deal, ओ के बाद क्या आएगा, हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। I have searched it on internet, मैंने इसे इंटरनेट पे सर्च किया है। There are many sites which are providing information on career selection, ठीक है, तो ये आपकी पंक्चुएशन होगी। उसके बाद है गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, आपने इसके मुतजाद अल्फाज बताने हैं। फाइन का क्या होगा, कोर्स, खुरदरा या रफ। रेगुलर का क्या होगा, इर्रेगुलर या अनप्रिडिक्टेबल। न्यूमरस कई को कहते हैं, मैनी को कहते हैं, तो इसका क्या होगा, फ्यू, स्कार्स आर लिमिटेड। सेवरल का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा, सिंगल, सोल, इंडिविजुअल। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी या डिसप्लीज्ड। ऑनेस्ट का क्या होगा, डिसऑनेस्ट, डिसेप्टिव और अनट्रूथफुल। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, ये फ्रेज से निकला है लफ्ज। एक वर्ड से जब कोई ज्यादा किसी भी वर्ब के साथ जब आप कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं जरा। पास आउट, पास आउट का क्या मतलब होता है, बेहोश होना। तो क्या आएगा, शी पास्ड आउट फ्रॉम एग्जॉस्शन, ठीक है, कि वो जितना ज़्यादा ज़हनी तौर पे खजालत में थी, अब वो उसका वक्त गुजर उससे बेहोश हो गई। उसके बाद क्या है, पास अप, छोड़ना। आई वोंट पास अप दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद क्या है, पास अवे। पास अवे का क्या मतलब होता है, इंतकाल का जाना। ही पास्ड अवे लास्ट नाइट, पिछली रात वो इंतकाल कर गया। उसके बाद है पास ऑफ। पास ऑफ का क्या मतलब होता है, ना ध्यान देना, किसी भी चीज़ पे ध्यान ना देना।
डोंट पास ऑफ हिज कंसर्न्स, वो जो बातें कर रहा है उन पे ध्यान ना दो। कंसर्न्स का मतलब, ठीक है, वैसे तो तवज्जो होता है कि उन बातों पे ध्यान ना दो। उसके बाद है पास ऑन। पास ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ाना। पास ऑन द मैसेज, ये जो पैगाम है ये आगे बढ़ा दो। पे बैक, पे बैक का क्या मतलब होता है, वापस देना। आई विल पे बैक द लोन, ठीक है, मैं कर्जा वापस दे दूंगा। उसके बाद है पे डाउन। पे डाउन, पे डाउन का क्या मतलब होता है, अदा करना, पे डाउन द डिपॉजिट। उसके बाद क्या है, पे ऑफ। पे ऑफ का क्या मतलब, पे फॉर का मतलब क्या होता है, पे फॉर का मतलब होता है अदा करना। आई विल पे फॉर द डिनर, ठीक है। उसके बाद क्या है, पे इन टू, जमा करना। पे इन टू द बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक में जमा करा दो। पे ऑफ, पे ऑफ का क्या मतलब होता है, चुका देना, ठीक है, कर्ज चुका देना। पे ऑफ द मॉर्टगेज, वो चुका दो। उसके बाद है वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी। वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी क्या होती है, तो आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, आपने देखा था कि प्रेजेंट के साथ या तो प्रेजेंट आता है जीरो कंडीशनल में, अगर आप फर्स्ट कंडीशनल की बात करें या टाइप वन कंडीशनल की बात करें तो उसमें क्या आता है, प्रेजेंट के साथ फ्यूचर मिल जाता है। या फिर आपने सेकंड कंडीशनल जो पढ़ा था उसमें क्या था, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट आता है। या फिर जो आपने थर्ड कंडीशनल पढ़ा था उसमें पास्ट परफेक्ट और वुड हैव आता है। तो ये उन्हीं कंडीशनल की बेस पे समटाइम्स आपने क्या करना होता है, वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी देखनी होती है। माजी में अगर बात हो रही होती हो तो कोशिश करें कि उसको माजी में ही लिखें, पास्ट में ही लिखें। फ्यूचर किसके साथ हो सकता है मिक्स, प्रेजेंट के साथ हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो लिख रहे होते हैं तो उनको पता नहीं चलता, पास्ट के साथ प्रेजेंट मिक्स कर देते हैं। पास्ट हमेशा मोस्टली पास्ट से ही फॉलो होता है। अब देखें, verb tense consistency refers to keeping the same tense throughout a class, ठीक है। क्लास में कम से कम क्या होना चाहिए कि एक ही आपका टेंस जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे टेंस में बात करना भी चाहते हैं तो वो एक ही क्लास में ना करें। इफ़ यू हैव टू और मोर टाइम पीरियड्स, अगर आपने एक से ज़्यादा वक्तों की बात करनी है, स्टार्ट अ न्यू क्लास और न्यू सेंटेंस, ठीक है, नया सेंटेंस शुरू कर दें, एक ही क्लास में वो शुरू ना कर दें। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। देखें, अली फिनिश्ड हिज एसे, टाइडीड हिज रूम, ठीक है। अगर ये इधर क्या लिखा हुआ है, ये वैसे इधर टाइडीज आना चाहिए था, ठीक है। तो क्योंकि आगे ये इसने डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ पे गलती है। अली फिनिश्ड हिज एसे, टाइडीड हिज रूम एंड वेंट आउट फॉर सपर। सपर क्या होता है, ये जो हम डिनर करते हैं उससे पहले एक खाना होता है, ठीक है। अंग्रेज़ों के जो होते हैं 5 खाने होते हैं। ये 5 खाने कौन-कौन से होते हैं, ये ज़रा देख लें। एक तो वो क्या करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट, और उसके साथ उनका होता है ब्रंच, उसके साथ क्या होता है उनका लंच, उसके बाद क्या होता है सपर, उसके बाद होता है जी डिनर, ठीक है। ये उनके 5 खाने होते हैं। तो ये जो 5 खाने हैं, ब्रेकफ़ास्ट वो सुबह-सुबह खाते हैं, ब्रंच वो दिन को 10-11 बजे कुछ हल्का-फुल्का खा लेते हैं, फिर वो लंच खाते हैं, फिर सपर जो सनसेट का टाइम होता है, डिनर वो क्या करते हैं, रात को खाते हैं। तो ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये क्या है, सपर है। तो उसके बाद देखें, अली फिनिश्ड हिज एसे, टाइडीड हिज रूम एंड वेंट आउट फॉर सपर। अगर ये हम इस तरह सेंटेंस पढ़ें तो ये ठीक लिखा हुआ है। आगे देखें तो यहाँ पे एस कैसे आता है, फिनिश्ड एंड वेंट आर इन द पास्ट टेंस बट टाइडीज इज इन द प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे टाइडीज हो तो ये सेंटेंस गलत होगा, टाइडीड आएगा तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। लॉजिस्टिकली दिस कैंट हैपन, वी कुड फिक्स दिस इन अ कपल ऑफ डिफरेंट वेज, ठीक है, कि इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। अली फिनिश्ड हिज एसे, टाइडीड हिज रूम, ठीक है। देखिए ये वही चीज आ गई कि उसने अपने रूम को क्या किया, साफ किया। ये तो पास्ट वाली बात पास्ट में हुई हुई है, ऊपर वाला सेंटेंस भी ठीक लिखा हुआ है, अगर इधर एस आए तो फिर उसमें गलती है। एंड वेंट आउट फॉर द सपर, ठीक है, और फिर वो खाना खाने बाहर चला गया। Ali finished his essay and went out for supper and now he is tidying his room, ठीक है। तो मतलब जैसे भी करना है, देखिए अगर he is अगर आया है ना is, देखिए उसने चेंज तो कर दिया, उसने ऊपर क्या कहा था, क्लास चेंज कर दें, कामे के बाद क्या आ गया, क्लास आ गया, क्लास चेंज कर दें, उसी में एक ही टेंस में उस चीज को मिक्स ना करें। अब इसमें देखें, आई एम ईटिंग द केक विच आई मेड दिस मॉर्निंग, दिस वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी इन द सेंटेंस इज लॉजिकल, कि वो सुबह माजी का हिस्सा बन चुकी है, अब वो वही चीज खा रहा है।
द केक मस्ट बी मेड बिफोर इट कैन बी ईटन, क्योंकि केक अगर खाया जा रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि पहले वो बनाया गया होगा। स्टिल वी यूज टू क्लासेस टू शो द डिफरेंट टेंसेस। ठीक है, तो इसलिए हमने डिफरेंट क्लासेस यूज किए। ठीक है, विच देखिए ये विथ हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं, कंजंक्शन वगैरह से भी हमें क्लासेस डिफरेंट हो जाते हैं। जब विच वगैरह आ जाए तो ये इसका मतलब होता है सेकंड क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टिल वी यूज टू क्लासेस टू शो द डिफरेंट टेंसेस, इसलिए हमने दो क्लास शुरू किए, दो क्लास के थ्रू उनको बताया। तो ये पास है, पास के साथ ऑन आ जाए, ऑफ आ जाए, अवे आ जाए, अप आ जाए, तो ये अभी हमने ऊपर कर दिया है, पे का भी हमने किया है फ्रेजल वर्ब में। ठीक है, in the dialogue above, consistent verb tenses are used which clearly establish the time of the action and being described. It is a vital to use it is vital to use the same tense throughout a writing unless it is necessary to show an event that occurred at a different time. Do not shift tenses unnecessarily. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस फैशन के तौर पे टेंस को चेंज नहीं करना जब तक ज़रूरत ना हो। उसके बाद है एक्टिविटी। एक्टिविटी है ये किसी के टेंस के बारे में, किसी भी उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इन द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम एलेक्स हेलेस रूट्स, सम ऑफ द वर्ब हैव बीन रूटेड फ्रॉम द रीवर्ड्स इन ब्रैकेट सप्लाई द appropriate tense for each missing verb, the plain form of which is given in the bracket। ठीक है, आपने करना क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें वर्ब भी दिए गए हैं, वर्ब की बेस फॉर्म दी गई है, लेकिन आपने टेंस के मुताबिक लिखना है। अब देखें, इन बंजू द कैपिटल ऑफ गैम्बिया। ठीक है, तो गैम्बिया का कैपिटल क्या है, बंजू या बैंजू वट एवर। आई मेट विद द ग्रुप ऑफ गैम्बियंस। ठीक है, दे, अब देखें हमें कैसे पता चला, आई मेट पास्ट आ गया ना, तो अब हमने इसको टेल को क्या करना है, पास्ट के साथ ही कर देना है। दे टोल्ड मी हाउ फॉर द सेंचुरीज द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका हैड बीन प्रिजर्व्ड। ठीक है, पास्ट को ही फॉलो करना है, जरूरत नहीं है तो चेंज नहीं करना। इन द ओल्डर विलेज ऑफ द बैक कंट्री देयर वर ओल्ड मैन कॉल्ड ग्रियोट्स। ठीक है, ये सारा पास्ट में करना है। हु वर, बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज आर एम, और इसकी पास्ट फॉर्म वाज वर है। In fact, living archives, such men memorized and memorized on special occasion, recited the cumulative histories of the clans or the families or the village of those histories। ये जरा मीनिंग सेंटेंस लेंथी हो गया, मैं मीनिंग वाइज आपको बताता हूँ। सच मैन मेमोराइज्ड, ठीक है, और उन्हें क्या, उनको याद किया जाता है। एंड ऑन स्पेशल ओकेजन, जब कोई खास मौका हो। एंड रिसाइटेड द क्यूमुलेटिव, रिसाइटेड का मतलब है उनके बारे में याद किया जाता है या उनके बारे में को पढ़ा जाता है, कोई नगमे वगैरह या वट एवर। द क्यूमुलेटिव हिस्ट्रीज, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कलेक्टिवली ऑफ क्लैंस। क्लैंस किसको कहते हैं, ट्राइब को कहते हैं, कबाइल को कहते हैं। आर फैमिलीज आर द विलेज एज दोज हिस्ट्रीज हैड लॉन्ग बीन टोल्ड, कि जितना लंबा अरसे से वो बताई गई है। Since my forefather had said this name was Kente, properly spelled in Kente। ठीक है, किंटे, तो ये इसने हमें बताने के लिए कि इसे, लेकिन इसके स्पेलिंग कहता है उनकी अपनी लैंग्वेज में इस तरह लिखे जाते हैं। एंड सिंस द किंटे क्लैन वाज नोन, ठीक है, बी का वाज आ गया, तो known in Gambia, the group of Gambians would see what they could do to help me. I was back in New York when registered letter arrived from Gambia। ठीक है, जब वो खत आया तो मैं गैम्बिया में था। Word had been passed in the back country and Griot of the Nai Kinte clan had indeed been found. His name, the letter said, were Kebakanga Fofana। ठीक है, आई रिटर्न टू गैम्बिया एंड ऑर्गेनाइज्ड अ सफारी टू लोकेट हिम। ठीक है, आपने सिर्फ टेंस को देखना है, बाकी उन्होंने अपनी मदर टंग के जितने भी अल्फाज यूज किए हुए हैं उससे हमारा कंसर्न नहीं है। उसके बाद देखते हैं समराइज द सेलियंट पॉइंट्स ऑफ द यूनिट। अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो ये सारा चैप्टर है। ठीक है, क्या होता है, पहले पहले आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपका टैलेंट होता है, ठीक है, उसके बाद प्रॉस्पेक्ट प्रॉस्पेक्ट कितना आगे आप जा सकते हैं, कमिटमेंट है, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी है कि जॉब भी आपको मिलेगी या नहीं जिस फील्ड में आप जा रहे हैं। उसके बाद है रिज्यूमे राइटिंग, उसके बाद है
रिज्यूमे राइटिंग। अब रिज्यूमे राइटिंग को अगर हम देखते हैं तो एक बात याद रखें, दो चीजें होती हैं, लोग कंफ्यूज्ड होते हैं मोस्टली, सीवी और रिज्यूमे। ठीक है, सीवी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटाe। ठीक है, तो ये जो सीवी होती है इन दोनों का फंक्शन तो सेम होता है। जो रिज्यूमे होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है, जो सीवी होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, अदरवाइज फंक्शन दोनों का एक ही है। अब देखते हैं, रिज्यूमे इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट ऑल जॉब्स एप्लीकेंट्स क्रिएट टू लेट देयर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स नो देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, जिसमें आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखते हैं, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड हाउ सूटेबल दे आर फॉर एनी जॉब पोजीशन, कि उसमें आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह सारा कुछ डिस्कस्ड होता है, तो पता चलता है कि इस बंदे में कितना कितना काबिलियत है। आ रिज्यूमे इज यूजुअली अकम्पनीड बाय अ कस्टमाइज्ड कवर लेटर। ठीक है, कस्टमाइज्ड कवर लेटर का क्या मतलब होता है, जिस जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ आप एक लेटर भेजते हैं मोटिवेशन के लिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इन विच द एप्लीकेंट expresses an interest in the specific job or company and draws attention to I the most relevant specific on the resume। उसमें आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं। अब इसने आगे दिया हुआ है। ठीक है, एक बात याद रखें, इसमें पैटर्न डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो मेन चीज़ होती है वो क्या होता है, आपका एड्रेस, नाम, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, टेम्पलेट आपको मुख्तलिफ मिल जाते हैं, लेकिन अगर बुक वालों ने यही दिया हुआ है तो जनरली यही फॉलो करें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, इधर आपका नाम आएगा, नाम आपका हेडिंग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी लाइफ में, आप कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप कैसे कैसे चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे या वट एवर, जितना भी है, आपका जीपीए क्या है। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप कितना है। उसके बाद एजुकेशन, ये मेरे ख्याल में नीचे, हाँ ये आगे इसने सैंपल भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपने जब भी रिज्यूमे बनाना हो तो इस तरह बनाना। एजुकेशनल के बारे में एक बात याद रखें, इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब है, अगर आपका बीएस हो गया है और उसका उससे पहले आपका इंटरमीडिएट था फिर मैट्रिक था, तो इस तरह नहीं लिखना कि पहले मैट्रिक फिर इंटर फिर यूनिवर्सिटी लाइफ, नहीं। इसको रिवर्स टाइम सीक्वेंस में लिखना होता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद आप कॉलेज लाइफ का लिखेंगे, उसके बाद आपने टेंथ मैट्रिक का लिखना है। ठीक है, तो ये इसमें रिवर्स, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं या रिवर्स टाइम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंट्स के किस किस कंपनी में आपने कितना जॉब किए। तो एक बात याद रखें, बच्चे हमारे मोस्टली क्या करते हैं, उनको जब लेटर दिया जाता है या इस तरह की सिचुएशन दी जाती है कि इस जॉब के लिए लिखें, तो एक बात आपने याद रखनी है, उसमें एक्सपीरियंस रेलिवेंट ऐड किया करें। अगर किसी बैंक मैनेजर के लिए आपने सीवी लिखनी है तो उसमें आपने ये एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना कि मैं टीचर रहा हूँ कहीं पे, तो उसमें आपने रेलिवेंट ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी की स्किल्स हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स आता है आपको, यूट्यूब, ट्रैवलर, व्हाटएवर। ठीक है, आपके पास स्किल्स कितनी हैं। उसके बाद देखें सैंपल रिज्यूमे। ठीक है, सैंपल्स आ गया। सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव लिखने होते हैं। सीकिंग अ पोजीशन एज सेल्स एसोसिएट इन द मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना होता है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, रिवर्स। अब रिवर्स का देखें, पहले आपकी मैट्रिक हुई, उसके बाद आपकी इंटर हुई, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ हुई, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिया। अब यहाँ देखें, सबसे पहले क्या आया हुआ है, एक्सपीरियंस आया हुआ है, रिवर्स 3 ईयर। ठीक है, वो आपने जहाँ जहाँ पे काम किया होगा। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर आपने एक्सपीरियंस लिखना है, और जिस पोजीशन पे आप रहे हैं मेंशन कर दिया करें, उसको खूबसूरत करके लिखा करें। ठीक है, अब देखें, इसने 3 ईयर लिख दिया, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द गोल्ड स्टार इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आप आगे देखें, ये थोड़ा सा अथेंटिक हो जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में क्लियर करके लिख देते हैं। अब 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन द पंजाब इंश्योरेंस ग्रुप असिस्टेंट एरिया मैनेजर। ठीक है, तो देखें, ये एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद एजुकेशन हो गई, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ रिवर्स ऑर्डर में। देखिए, इधर पहले मास्टर मास्टर लिखा हुआ है, फिर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, फिर आई कॉम, फिर मैट्रिक लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, स्किल्स हैं, गुड टेलीफोनिक एंड कम्युनिकेशन स्किल के आप कितना किसी को कन्विंस कर सकते हैं। उसके बाद कीपैड टाइपिंग है, 45 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये वर्ड पर मिनट के लिए यूज़ होता है। 10 की स्किल्स,
उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट है। 3 years of working in स्पेनिश कंपनी, डिपेंडेबल, हार्ड वर्किंग एंड ट्रस्टवर्दी, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, पंक्चुअल एंड ओरिएंटेड। उसके बाद है वर्क वेल एज ए टीम प्लेयर एंड इंडिपेंडेंटली, अकेला काम भी आ जाए तो मैं कर सकता हूँ। मतलब आपने खुद को क्या करना है, आपने देखें आप कभी भी ब्रांड की शॉप पे क्यों जाते हैं? ब्रांड की शॉप पे इस वजह से जाते हैं, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट अच्छी की होती है, उन्होंने शीशे अच्छे अच्छे लगाए होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे पैम्फलेट लगाए होते हैं। तो इस रिज्यूमी किस लिए बनता है? खुद को बेचने के लिए। ये रिज्यूमी आपके बारे में बताता है कि आप कितने महंगे बिकेंगे, आपने खुद को कितना कैसा बना के पेश किया हुआ है। उसके बाद रेफरेंसेस हैं। अब रेफरेंस ये हर कंपनी का डिफरेंट हो सकता है, वो आपसे क्या चाहते हैं, या तो फिर रेफरेंस दूसरी टर्म ये भी इस्तेमाल होती है कि जहाँ पे आपने काम किया है उनके 2 रेफरेंसेस दें, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, अगर आप कहेंगे तो रेफरेंस हम आपको दे देंगे। उसके बाद कवर लेटर, जो जॉब के साथ आप भेजते हैं कहीं पे भी रिज्यूमिंग के साथ, उसका ये पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे एड्रेस लिखते हैं, कहाँ पे भेज रहे हैं, सिटी का नाम है, फिर आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट नेम क्या है? टाइटल, कंपनी नेम, कंपनी स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड। जिप कोड को अगर आप आसान अल्फाज में देखें तो इसका क्या मतलब होता है? पोस्टल कोड, जो आपके पोस्ट ऑफिस का कोड होता है उसको जिप कोड कहते हैं। डेयर, मिस्टर, मिसेस कॉन्टैक्ट जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आई हैव इफेक्टिवली कंपनीड माई एजुकेशनल, डिग्री का नाम लिखना है कि किस में आपने की है, और इसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने किया हुआ है मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। जिस भी चीज़ में हो, ये पैटर्न है। ये आपने लिख के एजुकेशनल, उसके बाद आपने क्या लिखना है? आई एम ब्रिंगिंग टू योर अटेंशन माई स्किल। आपने फिर इसके बारे में पहले एजुकेशन बतानी है, फिर आपने खुद के बारे में उसको कन्विंस करना है, ठीक है। उसके बाद देख लें, सिग्निफिकेंटली अपग्रेडेड वर्कफोर्स प्लानिंग फोर्सेस ऑफ लार्ज कंपनीज कॉल सेंटर ऑपरेशन रिजल्टिंग इन 15% इंक्रीज इन सर्विस लेवल एंड जस्ट वन। आपने बताना है कि उस कंपनी का कितना पहले रेवेन्यू था और आपने उस पर कितना मेहनत करके उसको कितना आगे ले गए। आपने मोटिवेट करना है। मैंने आपको पहले क्या कहा कि आपने बिकना है, आपने बिकना है तो खुद को बताना है कि आप कितने महंगे हैं। उसके बाद आप वेल विशेस देते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हायर करेंगे या मैं आपके साथ काम करूंगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू टू डिस्कस हाउ आई कैन वैल्यू टू योर कंपनीज बॉटम लाइन रिजल्ट, कि मैं कितना आपकी कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ। उसके बाद सिंसियरली आपका सिंपल आपने नाम लिखना है। देखिए, नाउ यू हैव रेड द सैंपल गिवन above, select an advertisement from a newspaper, न्यूज़पेपर से को पेस्ट इट ऑन योर नोटबुक, ठीक है। देन राइट योर रिज्यूमी अ कवरिंग लेटर, ठीक है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड डिमांड, तो मैंने आपको बता दिया, रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिखना है। वी आर हायरिंग, ठीक है, ये उसने एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। अकाउंट मैनेजर, ठीक है, सेंड यूर सीवी, कि इस पे रखना है। ये जब आप न्यूज़पेपर पे देखेंगे तो उधर लिखा हुआ होता है कि कहाँ पे आपने भेजनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने लिखनी है, बैचलर डिग्री, बिजनेस, वट एवर। तो सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद है राइट अ डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन रिगार्डिंग द challenges, हाँ ये challenges है, स्पेल मिस्टेक है, फेस्ड इन फाइंडिंग अ सूटेबल जॉब इन पाकिस्तान। तो ये देखते हैं, डायलॉग बिटवीन फादर एंड सन रिगार्डिंग challenges फेस्ड इन फाइंडिंग अ सूटेबल जॉब इन पाकिस्तान। फादर देखें, अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू, आई हर्ड यू आर हैविंग अ टफ टाइम फाइंडिंग अ जॉब। बाप कह रहा है बेटे को कि मुझे लग रहा है कि मुझे पता चला है कि तुम थोड़ा सा मुश्किल वक्त में हो, जॉब को लेके तुम्हें जॉब नहीं मिल रही। सन, वालेकुम सलाम अबू, यस इट्स रियली चैलेंजिंग, आई हैव अप्लाइड टू सो मैनी प्लेसेस बट नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग आउट। मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ है लेकिन लगता है कहीं पे भी काम नहीं चल रहा। फादर क्या कहता है? यस आई नो इट्स टफ बट डोंट लूज होप। लेकिन क्या रहना है? आपने पर उम्मीद रहना है। व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन फॉर दिस डिफिकल्टी? और बाप बेटे से पूछ रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी मेन वजह क्या है? सन, ऑनेस्टली अबू, आई थिंक इट्स द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द हाई कंपटीशन। एक तो कंपटीशन हाई है, जो बहुत ज़्यादा ऊपर के लोग हैं उन्हीं को उठाया जाता है, या फिर क्या है, मौके कम है, ठीक है। एवरी वन हैज़ डिग्री
बट देयर आर नॉट इनफ जॉब्स टू द ग्राउंड। डिग्री तो हर किसी के पास है लेकिन उतनी जॉब नहीं है। फादर कहता है, इट्स ट्रू, जॉब द जॉब मार्केट इन पाकिस्तान इज हाईली competitive। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा मुकाबला है, बट दैट्स नॉट ओनली चैलेंज। ये सिर्फ ये चैलेंज नहीं है, करप्शन, नेपोटिज्म। करप्शन को तो आपको पता होगा, रिश्वत। तो नेपोटिज्म का क्या मतलब होता है? नेपोटिज्म का मतलब होता है जो लोग कहीं बड़े ओहदे पे बैठे हो तो वो अपने रिश्तेदारों को, अपने ताल्लुकदारों को लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। एंड लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, मेरिट से निकला है। ठीक है, और मेरिट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आल्सो पे अ बिग रोल, ये भी इसमें बिग रोल अदा करते हैं। सन, एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास तालीम हो, इट्स अबाउट हु यू नो। ये भी है कि आपको जानता कौन है। एंड इवन देन देयर आर नो गारंटीज, फिर भी उसके बाद गारंटी नहीं है। फादर, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, मुझे भी याद है कि जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, इट वाज टफ, ये मुश्किल था, बट नॉट एज टफ एज इट इज़ नाउ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना अब है। द इकॉनमी वाज बेटर, उस वक्त मुल्क के मुआशी हालात बेहतर थे। एंड देयर वर मोर अपॉर्चुनिटीज़, और उस वक्त मौके भी ज़्यादा थे। सन, आई विश आई हैड बीन बोर्न इन अ डिफरेंट टाइम। बेटा कह रहा है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी इस टाइम में पैदा ना होता, किसी और टाइम में पैदा होता अबू। आई फील्स लाइक द सिस्टम इज स्टैक्ड अगेंस्ट अस, मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम बिल्कुल हमारे खिलाफ बेकार हो गया है। फादर, डोंट से दैट बेटा, वी हैव टू वर्क विद द सिस्टम वी हैव, हमने उसी सिस्टम के साथ काम करना है जो सिस्टम हमारे पास है। बट वी कैन आल्सो ट्राई टू क्रिएट आवर ओन अपॉर्चुनिटीज, लेकिन हम अपनी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। हैव यू कंसिडर्ड इन एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग? या तो अपना कोई बिजनेस करो या फिर फ्रीलांस करो। ठीक है, फ्रीलांस के आपने देखा होगा ऑनलाइन लोग काम करते हैं, उसे फ्रीलांस कहते हैं। सन, एक्चुअली अब्बू, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, बट इट्स स्कैरी टू टेक द लीप, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि इतना बड़ा बंदा वो छलांग लगाए। फादर, आई अंडरस्टैंड, बट समटाइम्स यू हैव टू टेक रिस्क्स टू अचीव योर गोल्स। कभी कभार आपको क्या करना होता है कि अपने गोल को हासिल करने के लिए आपने रिस्क लेने होते हैं। एंड आई विल बी हियर टू सपोर्ट यू, और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा नो मैटर व्हाट, और जो भी हो जाए मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। सन, थैंक्स अब्बू, जस्ट टॉकिंग टू यू मेक्स मी फील बेटर, आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। होपफुली चीज़ें मैंने आपको आसान करके दी होंगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।